व्हाट अबाउट द अदर आईपीओ जो आने वाला है, दैट इज ऑफ जियो इन्फोकॉम नहीं फाइल कर रहा है। इनफैक्ट आई वाज कंफ्यूज्ड, 90% बोलूंगा। तब लोगों ने गलत एंटिटी छापी थी। 2020 से 2025 अराउंड 366 कंपनीज दैट वर लिस्टेड, 7 आउट ऑफ 10 कंपनीज वर लिस्टेड ऑन प्रीमियम। और आईपीओ का देयर इज नो वैल्यूएशन प्रिंसिपल, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे जब भी आईपीओ आने लगते हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब कि आप ऐसे करोगे ना तो आपको आईपीओ में एलोकेशन मिल जाएगा। ऐसे चैनल्स का अनसब्सक्राइब कर दो। कोई लॉजिक नहीं है। लॉटरी लगेगी आपकी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो पहले से ही प्लान करके चलते हैं। मेरे पास आगे अच्छा सॉलिड आईपीओ पड़ा है। जेप्टो का क्या हुआ, $7 बिलियन से टिल नो आईपीओ। आगे जियो और एनएससी बैठा है यार। मेरे को उनको 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 70,000 करोड़ की लिक्विडिटी देनी है आगे। What is the GMP and why it is so important in this entire IPO framework? ये आपने बिल्कुल नस पकड़ ली। GMP is one of the worst indicators. One of the most important is basis for issue price. This is the only place in the document जहाँ पे कंपनी अपने प्राइस को जस्टिफाई करेगी। IPO कंसेप्ट ही ऐसा है कि वहाँ वेरिएंस बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे आईपीओस के बारे में। वैसे से हम आईपीओस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी इंटीग्रिटीज होती है आईपीओ को रिलेटेड जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ऑल वी डू इन आईपीओस इज हम उस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, हमको एप्लीकेशन मिलता है तो हम जब प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो एग्जिट करके निकल जाते हैं। बट दैट इज़ नॉट हाउ सिंपल इट इज़। पीछे एक बहुत बड़ा मशीनरी मैकेनिज्म चलता है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। And it's very important for us to understand that before we invest in IPOs and before we trade IPOs for that matter. इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यश, जो IPOs को लेके रेगुलरली बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखा होगा। एंड एट द वेरी सेम टाइम पिछले 4 साल से ये IPO के लिस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो आई डू नॉट थिंक इनसे बेटर पर्सन हमें मिल सकता है जो IPO को लेकर डिस्कस कर सके। बट बिफोर वी मूव अहेड आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स, दैट इज मिलियंस। मिलियंस एक इन्वेस्टिंग ऐप है जहाँ पे आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक न्यू एज ऐप है जहाँ पे आपको बहुत ही क्लीन UI UX मिलेगा एंड आप केवल अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर सकते हो। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कोई भी ट्रेडिंग FNO की चीज़ें नहीं दिखेगी आसपास। सो फॉर पीपल हु इन्वेस्ट इन द मार्केट्स एंड वांट अ वेरी क्लीन प्रोडक्ट, आई वुड रिकमेंड कि वो डेफिनेटली मिलियंस यूज़ करें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम यू यश। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। टू बिगिन विथ, सबसे पहले हमें बताइए कि जब IPO आता है तो जो चीज़ हम सबसे पहले सुनते हैं दैट इज़ DRHP, RHP, अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हाउ डू वी बाइफरकेट दैट? एंड ऑल्सो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि जो हमारे देश के 2 बड़े IPOs आने वाले हैं दैट इज़ जियो एंड NSE, वो कैसे पढ़ूँ, वो कैसे समझूँ। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So thank you so much Kunal for inviting. Pretty excited. प्लान एकदम सिंपल है। मतलब आई केम विद अ सिंपल इंटेंशन कि आज अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज द ओनली वीडियो यू वुड एवर नीड अगर हम आईपीओस की बात करें। परफेक्ट। तो क्लियर इंटेंशन मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम वेरी स्क्रैच, DRHP RHP कैसे होता है, क्या होता है, उसके पीछे क्या निटिग्रिटीज है, तो मैं आपको एक फ्लो समझा देता हूँ। कोई भी आईपीओ का एक फ्लो समझा देता हूँ। बेसिकली आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, वो प्राइवेट लिमिटेड आप इनकॉर्पोरेट करते हो विद मिनिमम शेयर होल्डर्स। देन आपकी ग्रोथ होती है, आप नए नए इन्वेस्टर्स लेके आते हो, सीड होता है, सीरीज A B C D, मल्टीपल राउंड्स होंगे। उसके बाद हाउ डू वी प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स, या हाउ डू वी स्केल बियॉन्ड दैट? द आंसर इज आईपीओ। उसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन ढूंढो तो द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यू विल एवर फाइंड इज आईपीओस। इसलिए आप ग्लोबल इन पीएस से भी कंपेयर करो, वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग्स। मतलब अगर आप ग्लोबल पीएस देखो तो अगर वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर वहाँ 100 लिस्टिंग्स हो रही है तो वी आर एट 300। करेक्ट। सो द mechanism that we have built throughout the stage of this is huge. तो अगर हम इसको देखें, अगर मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताऊं, जैसे हमने बोला प्राइवेट कंपनी हुई, उसके बाद यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर ए DRHP। अगर आपको आईपीओ करना है, सबसे पहला स्टेप, सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, और अगर ऐसा बोलते हैं इंडस्ट्री में, अगर आपने ये कर दिया तो आपका 70% ऑफ वर्क इज डन। ओके। DRHP के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज द ग्रिलिंग, द ड्यू डिलिजेंस इज ह्यूज। सेबी का एक ही मोटिव है कि अगर आप पब्लिक के पास आ रहे हो, यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। क्योंकि सेबी कभी भी इस तरीके से नहीं काम करेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ जा रहा है तो देयर इज समथिंग ओपेक।
या कुछ चीज छुपी हुई है, द सेबी विल ऑलवेज वांट कि सब कुछ ऑन पेपर दिख जाए मुझे। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बोला डीआरएचपी, उसके पहले आ जाता है। कंपनी डायरेक्टली आईपीओ के लिए प्लान नहीं करेगी, कंपनी को मल्टीपल चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे फाइनेंशियल्स आप उठा लो, अगर फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो सेबी वांट्स कि आपके फाइनेंशियल हैज टू बी रीस्टेटेड इनटू इंड एस, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स। अगर आपके नॉर्मल फाइनेंशियल्स बने वो सेबी को नहीं चलेगा। यू विल हैव टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस बिफोर अप्रोचिंग फॉर एन आईपीओ। इसीलिए हम लोग ये अंदर इंटरनल कंट्रोल्स तो करते हैं, साथ में हम लोग एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप इन एन आईपीओ इज अपॉइंटिंग अ मर्चेंट बैंकर। फिर आ जाएंगे लॉयर्स, मल्टीपल इंटरप्रीटरीज, हम जैसे प्रोफेशनल्स, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको टुवर्ड्स डीआरएचपी। अब डीआरएचपी में होता क्या है, डीआरएचपी कंपनी की कुंडली है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हर वो चीज़ जो कंपनी बता सकती है वो बताएगी। अब वो क्यों बताएगी, क्योंकि सेबी का ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स मर्चेंट बैंकर्स कि हमें वो मर्चेंट बैंकर्स को ऑब्लाइज करना पड़ता है, मर्चेंट बैंकर्स को अपना एक डीडी देना, सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अश्योर करना पड़ता है सेबी को कि द कंपनी हैज डिस्क्लोज एवरीथिंग। करेक्ट। तो दैट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड हेंस दे काइंड ऑफ फोर्स द कंपनी कि आप सारी चीजें डिस्क्लोज करें, करेक्ट। अदरवाइज लाइबिलिटी उनकी है अलॉन्ग विद कंपनी। करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज डीआरएचपी। डीआरएचपी में हर वो चीज जो आप सोच सकते हो, बिजनेस से लेके, इंडस्ट्री से लेके, कैपिटल स्ट्रक्चर से लेके, लिटिगेशन से लेके, क्यों आप ये प्राइस डिसाइड कर रहे हो, क्या आउटलुक है बिजनेस का, व्हाट आर दी पास्ट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कौन इन्वेस्टर्स है, क्या शेयर होल्डिंग है, एवरीथिंग। हम अगर आगे देख पाएंगे तो हम देखेंगे भी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डीआरएचपी। जैसे ही डीआरएचपी होता है, आप डीआरएचपी फाइल कर दो सेबी के पास। वंस इट इज फाइल्ड विद सेबी, अब लॉ ये कहता है 3 महीने में आपको अप्रूवल आ जाता है। ओके। बट प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स कि आप जैसे ही सेबी के पास फाइल करते हो तो कितनी क्वेरीज आती है। अब लॉ ये बोलता है सिंपल लैंग्वेज में कि आपको बीएससी एनएससी पे लिस्ट करना है, वन ऑफ द मेन बोर्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना है। तो बीएससी एनएससी सेबी अपनी क्वेरीज भेजती है आफ्टर डीआरएचपी, ओके। मल्टीपल क्वेरीज। आपके डीआरएचपी में ये कैसे है, आप ये डिस्क्लोज करो, आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया, आप इस पे बात करो, आप उस पे बात करो, मल्टीपल चीजें आएगी। जैसे ही आपकी वो क्वेरीज आती है, आप वो क्वेरीज का रिप्लाई करते हो, आप अपना कंफर्ट जैसे ही सेबी को दे देते हो, दे इशू देयर फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर। ओके। फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर का मतलब सेबी इज कंफर्टेबल आफ्टर यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द क्वेरीज, सेबी इज कंफर्टेबल कि हम लोग ओके हैं, आप 12 महीने में 12 months फ्रॉम द फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर, जब हम सुनते हैं ना सेबी का अप्रूवल आ गया, इट इज अ सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर विच इज Okay. वैलिड फॉर 12 months। ओके। उसमें आपको अपना आईपीओ लॉन्च करना है। जैसे ये होता है डीआरएचपी, आप टिपिकली आप पकड़ लो 6 से 8 महीने लग जाते हैं आपको डीआरएचपी फाइल करने में, क्योंकि ग्रिलिंग होती है, एब्सोल्यूट ग्रिलिंग, ओके। वन ऑफ द वर्स्ट फेज द कंपनी कैन गो थ्रू। उसके बाद आप देखो तो जैसे ही ये हुआ, आप चले जाओगे आरएचपी की तरफ। आरएचपी और डीआरएचपी के बीच में यूजुअली ना, क्योंकि 3 महीने का सेबी टाइम ले लेगा, 3, 4, 5 महीने का, तो आरएचपी और डीआरएचपी के बीच में 6 महीने का गैप हो गया। नाउ यू हैव टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। ओके। You can't go on the information which is 6 months old, राइट। 6, 7, 8 months old. तो you file a UDRHP। अभी आप बहुत कम लोगों ने सुना होगा UDRHP, क्योंकि हम सुनते हैं DRHP and RHP. UDRHP is an extension to DRHP, an updated DRHP is UDRHP. That is also filed with SEBI, get their approval, go for RHP, and RHP SEBI के पास फाइल नहीं होता। RHP is filed with ROC, इसीलिए एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि आप UDRHP सेबी से अप्रूवल करवा लेते हो, क्योंकि DRHP तो सेबी ने अप्रूव किया, लॉ ये कहता है RHP यू हैव टू फाइल विद ROC, गॉट इट। बट इसके बीच में सेबी इज नॉट इन्फॉर्म्ड। ओके। सो वी कम अप विद अ सोल्यूशन कि आप UDRHP सेबी के पास फाइल करके कंफर्ट लो। वंस दैट कंफर्ट इज ऑब्टेन्ड, यू गो फॉर RHP, एंड जैसे ही RHP हो गया, देन यू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर डीआरएचपी और आरएचपी में बेसिकली वो ड्राफ्ट है और वो आफ्टर अप्रूवल का मेरा हियरिंग प्रोस्पेक्टस है। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। ऑलराइट। सो यश, ये पूरे प्रोसेस में कंपनी को खर्चा कितना हो जाता है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है खाली आईपीओ लाने के लिए कोई बार कंपनियां पैसा रेज करती है, तो पैसा रेज करना पड़ रहा है आईपीओ लाने के लिए, विच इज़ वेरी ऐसा सुनने में बहुत अजीब लगता है। तो पैसा कितना खर्च होता है पूरे प्रोसेस में? तो देखो, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको डीआरएचपी में प्राइस बैंड आपका नहीं है, मैं प्राइस बैंड समझा देता हूँ। इट इज अनाउंस्ड
क्लोजर टू आईपीओ, ओके। ठीक है। अच्छा, मेरे को उस आरएचपी में प्राइस बैंड नहीं दिखेगा? प्राइस बैंड नहीं दिखेगा, Okay. डीआरएचपी में आपको प्राइस बैंड नहीं दिखेगा, वो ओपन है, तभी वो ड्राफ्ट है और वो तभी रेड हेरिंग है। तो आप देखोगे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देयर इज नो प्राइस बैंड, आरएचपी में देयर इज नो प्राइस बैंड। प्रोस्पेक्टस जो फाइनल स्टेज ऑफ आईपीओ का जो फाइनल डॉक्यूमेंट फाइल होता है इस प्रोस्पेक्टस, उसमें सारी डिटेल्स है। अब अगर आप इशू एक्सपेंसेस की बात करो तो एवरीथिंग लाइन आइटम वाइज इज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस। पहले टेबल्स होंगे पर हर एक में फिलअप्स होंगे, ब्लैंक 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 ब्लैंक। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस ओपन करोगे, एस्टिमेटेड अगर आपको मैं बताऊं, अगर हम मेन बोर्ड की बात करें एसएमई में, ओके। वी डोंट मतलब नाइदर आई एंडोर्स ना आपको उस पे करना इररिस्पेक्टिव चाहिए। ऑफ द साइज आप बता रहे हो? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, आई विल गिव यू अ टेंटेटिव कि अगर आप समझो आप 1000 करोड़ का आईपीओ कर रहे हो, तो अराउंड आप पकड़ लो 5 से 8% इज द कॉस्ट। ओके। 1000 करोड़ में 100 करोड़ का मेरा कॉस्ट आ सकता है? 50 से 70 करोड़ इज द कॉस्ट दैट यू शुड एक्सपेक्ट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी प्रोस्पेक्टस उठा लो, ओके। कोई भी प्रोस्पेक्टस, पूरे अगर प्रोसेस आपका में? साइज छोटा है तो कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि स्केल नहीं आता है वो। स्केल नहीं आता है। और अगर आपका स्केल बहुत बड़ा है, स्टिल अगर परसेंट छोटा है तो नंबर तो बड़ा ही हो जाएगा। तो कॉस्ट इज हैवी, 5-7% तो यू विल ऑलवेज हैव टू एक्सपेक्ट। बट कैसे कॉस्ट हैवी होता है? फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स कंपनी के अंदर के लोग दे सकते हैं, कंपनी को ऑडिटर के साथ हेल्प मिलके। सो ऑलरेडी मेरे पार्टीज तो अपॉइंटेड है जो मेरे को ये डेटा पॉइंट्स देते हैं। सो इतना हाई कॉस्ट कैसे चले जाता है? सबसे मेजर कॉस्ट इज मर्चेंट बैंकर फीस। ओके। वो परसेंटेज में लेता है? वो परसेंटेज में लेता है। ओके। अब आप सिंपल लॉजिक बताओ, आपको 1000 करोड़ का आईपीओ लाना है, आपने 2 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करे, आपने मर्चेंट बैंकर सेबी ने बोला करे, मान लिया मैंने, पर आप 1000 करोड़ लाओगे कहाँ से? ओ राइट। तो मर्चेंट बैंकर वो प्रोसेस में भी हेल्प करता है पैसा रेज करने में? एग्जैक्टली, मर्चेंट बैंकर ही आपके सामने आपके कनेक्ट्स लाके देगा, अपने कनेक्ट्स, ताकि आप उनको कन्विंस कर पाओ कि आप मेरी कंपनी में पैसा डालो। करेक्ट। एंड दैट कनेक्ट्स हैज अ प्राइस, राइट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, और दैट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू कमीशंस एंड फीस। गॉट इट। एंड वो आपको हमेशा, आप जैसी प्रोस्पेक्टस मैंने बोला, आपको फर्स्ट लाइन आइटम विल ऑलवेज बी मर्चेंट बैंकर फीस एंड कमीशंस, एंड दैट टेक्स द मेजर चंक। उसके बाद लॉयर्स और दूसरे बैंकर्स, हम जैसे प्रोफेशनल, मल्टीपल अदर लाइन आइटम्स कम इनटू पिक्चर। लॉयर्स आल्सो टेक 2-3 करोड़ रुपए ले लेते हैं एक ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन फीस इज ह्यूज, बट द रिटर्न इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो अनलॉक हो रहा है सब कुछ। सब कुछ अनलॉक हो रहा है। करेक्ट। तो प्रमोटर्स को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को भी इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे 1000 करोड़ आ रहे हैं, 50 करोड़ जा रहे हैं, दैट इज इवेंचुअली बीइंग अनलॉक्ड थ्रू वैल्यू। करेक्ट। तो पूरे प्रोसेस में मान लो एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ है, 2 अपॉइंट हुए, ठीक है। एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड। Yeah. अब मैंने उनको इशू कर दिए शेयर्स या ओएफएस कर दिए, सो उनका अनलॉकिंग तुरंत हो जाता है आईपीओ आते ही, या फिर डू दे हैव टू वेट? टू द न्यू इन्वेस्टर्स, या जो अब मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है उसके बाद जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं फॉर देम? तो मैं आपको बता दूं, अब मर्चेंट बैंकर्स आपने अपॉइंट कर दिया, यू फाइल्ड योर डीआरएचपी। अब मर्चेंट बैंकर्स कितने होते हैं, पहले मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब यूजुअली ऐसा होता है कि 500-700 करोड़ का आईपीओ है, तो यू गेट एक गुड मर्चेंट बैंकर, यू डू योर आईपीओ, ठीक है। अगर उससे बड़ा साइज है तो यूजुअली मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स आ जाते हैं, क्योंकि एक मर्चेंट बैंकर 700-800 करोड़ तक इजीली बुक बना देगा। और उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो यू नीड मल्टीपल कनेक्ट्स, मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स, ताकि वो अपने अपने हिस्से की बुक बना पाए, इन्वेस्टर्स की बुक बना पाए। तो अब जब आप ओएफएस या फ्रेश इशू आप आईपीओ में लेके आते हो, नए इन्वेस्टर्स को जैसे ही वो शेयर्स इशू होते हैं, दैट इज पोस्ट आईपीओ। एलओडीआर में क्या होता है? एलओडीआर में सिंपल है, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको 6 महीने का पोस्ट आईपीओ इज लॉक इन। ओके। यू कांट सेल। ओके। क्यों ये है? क्योंकि आप लिस्ट होके भाग मत जाओ, यू आर कमिटिंग। सेबी का मैंने प्रिंसिपल जैसे बोला, इट इज फॉर द पब्लिक। अगर आप लिस्ट होते ही भाग गए तो पब्लिक का क्या? तो यू प्रमोटर्स के लिए इट इज 18 months to 3 years ऑफ लॉक इन, राइट। पब्लिक के लिए इट इज ऑलमोस्ट 6 months ऑफ लॉक इन, जो अदर शेयर होल्डर्स है। एंकर के लिए इट इज 90 days ऑफ लॉक इन। ओके। मल्टीपल लॉक इन है, तो आप अगर मर्चेंट बैंकर लेके आ रहा है, मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टर लेके आ रहा है, इसका मतलब वो आपको रोड शोज पे लेके जा रहा है। ओके। अब डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में जैसे ही डीआरएचपी हुआ, यू हैव टू
स्टार्ट योर शो, एंड उसको हम बोलेंगे रोड शोज। ओके। टेक्निकल टर्म में उसे रोड शो बोलते हैं, हम्म। जिसमें मर्चेंट बैंकर्स आपको मल्टीपल डोर स्टेप्स पे लेके जाएंगे और वो बोलेंगे कि आप जाओ अपना सॉफ्ट चेक करो कि क्या वैल्यूएशन पे दीज इन्वेस्टर्स आर कंफर्टेबल। हम्म। उनका जॉब इज टू गेट यू टू दैट डोर, हम्म। एंड यू हैव टू कन्विंस दैट इन्वेस्टर कि आप मेरे पास ये वैल्यूएशन में आ जाओ, एंड वंस दैट इज बिल्ड यू लॉन्च योर आईपीओ। ओके। और आईपीओ का आपको पता ही है कि देयर इज नो वैल्यूएशन प्रिंसिपल, हम्म। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, राइट। इसीलिए ये रोड शोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो तो बायर सेलर डिसाइड कर, अगर वो कंफर्टेबल है। यस, इसमें मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, वो एक्सेस दे रहा है, हम्म। दे विल ब्रिंग दैट एक्सेस टू योर टेबल। गॉट इट। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल मार्केट और पर्सनल फाइनेंस इंसाइट्स अच्छे लग रहे हैं, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ हम रेगुलरली मार्केट से रिलेटेड रिसोर्सेज शेयर करते हैं और upsurge.club की नई प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बताते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पे क्लिक करके आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जनरली जैसे मैंने देखा है कि जब आईपीओ अप्लाई करना स्टार्ट होता है, जब रिटेलर्स के लिए भी ओपन हो जाता है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। कभी एचएनआईज भी दिखता है, देर इज़ रिटेल पार्टिसिपेशन, देर इज़ इंस्टीट्यूशनल। सो व्हाट ऑल इज़ दैट, और कितना मैक्सिमम उसमें ईच कैटेगरी में जा सकता है? हाउ डज दैट वर्क? आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, हम्म। एक प्रॉफिट मेकिंग, एक लॉस मेकिंग। हम्म। ठीक है, जनरल अगर मैं ऊपर से बात करूं तो सेबी के कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप इतना प्रॉफिट बनाते हो, आपके इतने टैंजिबल एसेट्स है, यू गो थ्रू वन रूट। अगर आपके वो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो, लेंस कट आया था अभी। लेंस कट आया था, हम्म। जेप्टो अगर आता, हम्म। बहुत सारे आईपीओ है जो दूसरे रूट से जाते हैं हम्म। जहाँ पे एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। अगर नंबर्स में बात करूँ तो 15 करोड़, हम्म। 5 में से 3 साल, और ऑपरेटिंग 3 करोड़, ये सब सिंपल इसमें समझते हैं प्रॉफिटिंग लॉस। ठीक है, हम्म। अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो आप QIBs को, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, उसको आप मिनिमम 50% अलॉट करो ओके। प्रॉफिट मेकिंग के लिए। क्या लॉजिक है? लॉस मेकिंग के लिए 75% आपको मिनिमम QIBs को अलॉट करना है। अब लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है। सेबी क्या बोल रहा है, तुम प्रॉफिट मेकिंग हो, मैं आपको एक बार का रिटेल्स के पास रिमेनिंग पोर्शन भेज सकता हूँ। मतलब आप 50% QIB को करो, लॉस मेकिंग आप 75% QIB को करो। क्यों? क्योंकि QIBs आपको ग्रिल कर देते हैं। राइट। UIBs को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ डालना है। अगर इतना अमाउंट डालना है तो अगर आपको वो 100% आपको ग्रिल करेंगे। आप रिटेल हो, आप SHNI हो, आप दूसरे कैटेगरी में हो, आपके पास इतना एक्सेस है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर QIBs की बात करो, उसमें म्यूचुअल फंड भी आ गए। म्यूचुअल फंड्स ग्रिल कर देते हैं आप, करेक्ट। बिना ग्रिलिंग के इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते आप, ग्रिल कर देते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं आप अगर लॉस मेकिंग हो, अगर आपको स्टिल आईपीओ करना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 75% QIB ले आओ। मतलब 1000 करोड़ का आईपीओ है, 750 करोड़ आप QIB को अलॉटमेंट डालोगे, कर लो आईपीओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में प्रॉफिट में 1000 में से 500 करोड़ QIB को लाओ, 35% कैन बी रिटेल एंड 15% कैन बी NIIs, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे 75% इज QIB लॉस मेकिंग में, 15% इज NII एंड रिमेनिंग इज फॉर रिटेल। रिटेल का एक्सपोजर यहाँ कम कर दिया, एंड लॉजिकल भी है। तभी से भी चाहे वो पब्लिकली लिस्टेड स्टॉक्स हो या जो लिस्ट होने वाले हो, रिटेल का हमेशा इंटरेस्ट बचा के रखता है 100%। और इनफैक्ट इसी पे अगर हम जियो की भी बात कर रहे थे, तो सेबी हमेशा ना लिस्टेड एंटिटीज की पब्लिक शेयर होल्डिंग को बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देयर इज अ रूल जिसमें सिंपल लॉजिक से अगर बोले, देयर इज अ रूल जो बोलता है कि आपको इतने साल में एटलीस्ट इतनी पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करना है उस लिस्टेड एंटिटी को। उसका लॉजिक क्या है कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी उस सेक्टर में, मतलब अगर आप 100% में सिर्फ 5% ही पब्लिक के पास है, देयर इज अ स्कोप फॉर मैनिपुलेशन, इजी मैनिपुलेशन। 95% अगर आप ओन करते हो तो पंप एंड डंप कर सकते हो। इजी मैनिपुलेशन। जियो में भी यही हुआ, जियो का आईपीओ अटका हुआ था। ये टॉकिंग अबाउट जियो फाइनेंस और जियो जो आने जियो वाला है? प्लेटफॉर्म जो आने वाला है, आने वाला है, ओके। अटका हुआ था। क्यों अटका हुआ था? एक रूल है 19(2)(b), जिसका कहना ये है कि आपकी अगर 1 लाख करोड़ के ऊपर पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप अगर बन रही है एस्टिमेटेड, तो आपको मिनिमम 5% डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब आप जियो की ऑफलाइन वैल्यूएशन अगर आपने निकाली हो
तो वो आ रही है लगभग 11, 12, 15 लाख करोड़ के आसपास हम्म जियो प्लेटफॉर्म्स की। करेक्ट तो अगर मैं 15 लाख करोड़ का अगर 5% निकालूं तो इट कम्स एट अराउंड 75-80,000 करोड़। तो आप 80 करोड़ का आईपीओ ला ही नहीं सकते। आप इतनी Correct. लिक्विडिटी कैसे लाओगे? 80,000 करोड़ का आईपीओ लाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हम्म ऑलमोस्ट मतलब हो ही नहीं सकता। आप इतनी लिक्विडिटी एट योर डोर स्टेप नहीं ला सकते। हम्म रिलायंस है, बात अलग है, बट एट योर डोर स्टेप नहीं आ सकती। हम्म तो सेबी ने क्या किया, उस रूल को अभी रिवाइज करा, जस्ट प्रायर टू जियो का आईपीओ। वो अटका इसलिए था, जैसे ही वो रिवाइज हुआ जियो ने फाइल करा। रिवाइज करा कि अगर आपकी 5 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप जाती है तो यू कैन डाइल्यूट अप टू 2.5% ओनली। ओके तो 15 लाख करोड़ का आप 2.5% निकालो, इस 37,500 करोड़, Correct. और उतने का ही आईपीओ है। ओह नाइस तो दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक उसके पीछे। और जो सेबी बाद में बोलते हैं कि आपको 5 साल में 25% अचीव करना है पब्लिक शेयर होल्डिंग। आप 15 लाख करोड़ के आईपीओ में 25% 5 साल में अचीव करोगे, मतलब आपको लगभग 3.5 लाख करोड़ पब्लिक के पास लाना है 5 साल में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको एक्सटेंड करा 10 साल में, और तब जाके जियो ने इसको एडवांटेज लिया एंड जियो ने अपना फाइल करा। इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है अभी, उनमें भी कुछ कुछ ऐसी कंपनी है जिनके पास कोई मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, उसकी वजह से 80% हो गया और वो लिस्टेड रह गई, यस। तो उनके लिए भी 10 साल का टाइम पीरियड है उनके पास कि उनको 5 में ही करना है? अब मार्केट कैप से ओके अगर आप 1 लाख करोड़ के Okay. नीचे हो, 5 लाख करोड़ के नीचे हो, मल्टीपल मार्केट कैप है, लेकिन सबको 25% पे आना है। राइट LIC ने भी OFS किया। दैट वाज बिकॉज क्योंकि उनको भी अपनी शेयर होल्डिंग लेके आनी है एज पर करेक्ट सेबी रूल्स। तो आपको हर कंपनी को करना है, करेक्ट। कोई सिलेक्टिविटी नहीं है इसमें। सो फॉर द व्यूअर्स एक सिंपल लॉजिक है, अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है तो प्रमोटर होल्डिंग 75% होनी चाहिए एंड रेस्ट पब्लिक के पास होना चाहिए। प्रमोटर की और कम भी हो सकती है, दैट इज ओके, बट एट द मैक्स 75 प्रमोटर को रखना पड़ता है। सो ये तो हमको समझ में आया शेयर होल्डिंग के बारे में। Yep. बट लॉक-इन्स कैसे वर्क करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु कम इन द आईपीओ? ठीक है, तो एक कंपनी को अपन 2-3 चीज़ों में शेयर होल्डिंग सबसेट्स में बांट देते हैं। प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, करेक्ट। ठीक है, प्रायर टू आईपीओ, हम्म ठीक है। पोस्ट आईपीओ अगर आप एक्वायर कर दो तो कोई लॉक इन है ही नहीं, करेक्ट। बात ही खत्म। प्रायर टू आईपीओ 2 ही टाइप के इन्वेस्टर हो सकते हैं, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर। अब अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर को भी डिफाइन कर दिया है 2 चीज़ों में, 2 सबसेट्स में बांट दिया है। एक है कि आप फंड जो रेस कर रहे हो आईपीओ के लिए, या तो वो केपेक्स के लिए हो सकता है या तो केपेक्स के लिए नहीं होगा वो। करेक्ट। इफ इट इज फॉर केपेक्स, योर promoter shareholding is lock in for 3 years. ओके If it is for non-capex purposes, it is 18 months. ओके तो ये प्रमोटर की बात हो गई। अब शेयर होल्डर्स पे आ जाते हैं, अदर देन प्रमोटर, नॉन प्रमोटर। नॉन प्रमोटर्स, 6 मंथ्स लॉक इन। ओके ऑलराइट। 6 महीने आप नहीं जा सकते। अभी एनएससी में अगर किसी ने लेके रखा होगा अनलिस्टेड में, 6 मंथ्स लॉक इन। करेक्ट, चाहे वो एक इंडिविजुअली क्यों ना हो, एक कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं हो, डजंट मैटर। ओके। 6 मंथ्स लॉक इन टू अदर शेयर होल्डर्स। तो एक का 6 महीने, एक का 18 महीने और एक का 3 साल है, दैट इज डिपेंड्स कि क्या कैटेगरी है, स्ट्रक्चरिंग है और आईपीओ की भी क्या स्ट्रक्चरिंग है। अगर केपेक्स है तो आपको 3 साल के लॉक इन होना पड़ेगा। उसका लॉजिक भी एकदम सिंपल है। मतलब आप केपेक्स कर रहे हो, आप एक्सपेंशन में लगा रहे हो पैसा, तो आप मेरे को 3 साल का कमिटमेंट दो पब्लिक शेयर होल्डर्स को एज अ प्रमोटर। 3 साल क्योंकि मटेरियलाइज होने में लगेगा, अब मेरे को 3 साल दो, उसके बाद जाओ, भले कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ओनली फॉर द पार्ट, अब मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का भी एक कंसेप्ट होता है इसमें, दैट आपको 20% का एटलीस्ट कमिटमेंट देना है, तो उसको वो लॉक इन अप्लाई होता है। ओके एंड अदर देन दैट 6 मंथ्स लॉक इन। गॉट इट। व्हाट अबाउट एलोकेशन व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ? तो बहुत सारे मिथ्स है, बट जितना मैंने पढ़ा है मुझे इतना समझ में आता है, इट्स कम्प्लीटली लॉटरी ड्रिवन। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वेरी सिंपल लॉजिक मेरे हिसाब से। बट बहुत सारे जब भी आईपीओज आने लगते हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब और देयर सो मेनी आर्टिकल्स ऑन ट्विटर कि आप ऐसे करोगे ना तो आपको शायद आईपीओ में एलोकेशन मिल जाएगा, ये करोगे तो मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है? मैं बोल रहा हूँ ऐसे चैनल्स का अनसब्सक्राइब कर दे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। ओके एवरीथिंग इज लॉट सिस्टम। लॉटरी लगेगी आपकी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ चांसेस कैसे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी, शेयर होल्डर कैटेगरी, आप वहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ भी अप्लाई कर रहे हो और वहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंटली बताया भी जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके वो तो ट्रांसपेरेंटली आप डीआरएचपी में डिस्क्लोज करते हो यार, आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करते हो। अब आप
इसको आप समझ लो, आप मसाला लगा के बता रहे हो फॉर गेटिंग व्यूज कि आपके चांसेस ऐसे बढ़ जाएंगे. इट इज राइट एवरीथिंग इज देयर. डॉक्यूमेंटेड. करेक्ट. एंड किस तरह के आईपीओ में मुझे अप्लाई करना चाहिए? लोग जनरली ये भी कहते हैं कि जो ओएफएस आईपीओ है वहाँ तो ऑफलोडिंग का काम हो रहा है, प्रमोटर तुमको बेच के निकल रहा है, कंपनी में पैसा नहीं जाने वाला है, मत अप्लाई करो. पहला ऑप्शन ये होता है. दूसरा होता है कि नया पैसा आने वाला है, फ्रेश इशू है, तो ये पैसा तो कंपनी में जाएगा, तो आपका पैसा कंपनी ग्रोथ में जाएगा, इसलिए आप उसमें अप्लाई करो. इज इट द केस? इज ओएफएस सो बैड? रेड फ्लैग है? क्योंकि कल को अगर मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद मैं मेरी कंपनी लिस्ट करूँ या 8 साल बाद लिस्ट करूँ, तो आई फील कि 11 साल 12 साल काम करने के बाद मेरा वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, तो वाई नॉट? आई शुड बी एबल टू डू इट एट अ फेयर प्राइस फॉर द पब्लिक, एंड इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट वहाँ से आगे दे शुड बी एबल टू. सो एएफएस इज अ रेड फ्लैग इन योर आई साइड? एकदम क्लियरली बोलता हूँ, ओएफएस इज नॉट अ रेड फ्लैग. ओके. मार्केट सेंटिमेंट यही है. एंड लोगों को लिटरेट भी इसी तरीके करा जा रहा है कि ओएफएस है मतलब वो रेड फ्लैग है. बट मैं आपको बताऊंगा, आईपीओ एज अ मशीनरी वाज ऑलवेज फॉर ओएफएस. ओके. ऑलवेज फॉर ओएफएस. आप इन्वेस्टर्स को एग्जिट नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? शुरू में आएंगे क्यों? शुरू में आएंगे क्यों? आप मशीनरी तोड़ दोगे. आप इतना गलत नोशन है ना मार्केट में. आप सुनो, आप इंस्टाग्राम पे देखो, आप कहीं भी देखो, पहला ही स्टेटमेंट मतलब इतना इरिटेटिंग है वो एट पर्सनल लेवल. पहला ही स्टेटमेंट, इट इज एन ओएफएस, मतलब एग्जिस्टिंग, एक ही लाइन, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल बेच के भाग रहे हैं, बच लो. दैट्स नॉट द केस. आपको मैं एक डेटा सेट बताता हूँ. सिंस एक स्टडी है, सिंस 2010 सिंस 2010 to 2025 एक स्टडी है. OFS पोर्शन फॉर एवरी आईपीओ, जितने आईपीओ आए 2010 से, इट हैज ऑलवेज बीन मोर देन 50-60% ओके. ऑफ टोटल फंड्स रेज्ड. 10,000 करोड़ अगर 5 साल में उठाया ना, तो 6,000 करोड़ इज ऑलवेज थ्रू OFS. तो ये क्या बताता है कि मशीनरी बिल्ड वैसी हुई है. एंड आई एम अ गाय हु इज प्रो आईपीओस बट एट फेयर वैल्यूएशंस. सिंपल. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लाइन पे था. यस. अगर OFS है मेरा फेयर वैल्यूएशन पे, तो दिक्कत क्या है? करेक्ट. मशीनरी मत तोड़ो. एंड इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम भी नहीं है. हो सकता है उनका 10 रुपए के फेस वैल्यू से आज 1000 रुपए बना है, अब यहाँ 1000 से हो सकता है 2000 की जर्नी आप तय करो. एग्जैक्टली. तो आप इसको इस नजरिए से जब से देखना बंद करोगे ना, तभी आपके लिए आईपीओ एज ए गेम न्यूट्रल बनेगी. आप फ्रेश एनएससी ओएफएस कर रहे हैं, और बहुत लोग लेंगे, आई एम वेरी श्योर. ठीक है. जियो पहले ओएफएस था, अब उस पे फ्रेश इशू पे कन्वर्ट हुआ. उसका लॉजिक अलग है, पर कन्वर्ट हुआ. तो क्या जियो मेरा ओएफएस अगर होता तो वो खराब हो जाता और मेरा फ्रेश इशू में अच्छा हो जाता? मेक्स सेंस. पॉसिबल ही नहीं है. ये सिचुएशन, ये लाई है क्योंकि इंस्टाग्राम में इजी एडिट्स है, इजी व्यूज है ये. और आईपीओ जनरली क्यों ऐसे समय पे आते हैं जब मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश होता है? तो क्या लोग जब अपनी कंपनी लिस्ट कर रहे होते हैं तो वो बुलिशनेस को थोड़ा फेच इन करने के लिए अच्छे वैल्यूएशन पे लिस्ट हो पाए इसलिए करते हैं, या फिर इट इज मार्केट एग्नोस्टिक? व्हाट डू यू थिंक? मिक्स ऑफ दैट. मतलब अगर मैं आपको इस पे भी एक डेटा सेट देता हूँ, 2025 में जो आईपीओ आए थे, 2025 वाज द क्रेजी ईयर फॉर आईपीओ. करेक्ट. इतने आईपीओ, इतनी फंड रेजिंग आईपीओ के थ्रू कभी नहीं हुई. 2025 वाज पीक. एंड उस टाइम पे वैल्यूएशंस वर वेरी एग्रेसिव क्योंकि मार्केट्स भी सही थे. उस पे एक डेटा सेट बताता हूँ. 2025 में जितने आईपीओ आए, ओनली 52%, ओनली नहीं बोलूंगा, 52% आर स्टिल ट्रेडिंग अबव देयर लिस्टिंग प्राइस. ओके. ठीक है. 2026 में वेयर मार्केट वाज कंजर्वेटिव, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस थी, मल्टीपल चीजें थी, 65%, 66% आर ट्रेडिंग अबव लिस्टिंग प्राइस. तो ये आपको क्या शो करता है? बेयर मार्केट में आईपीओ आया तो अच्छा है शायद, क्योंकि वैल्यूएशंस कंजर्वेटिव हो जाते हैं. मेक सेंस. वैल्यूएशंस बिकम कंजर्वेटिव, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टेबल पे बचता है. जेप्टो का क्या हुआ? मतलब आई नॉट कमेंट कि उसका वैल्यूएशन सही था कि नहीं, बट आपने देखा $7 billion, इट वाज $2 billion, 2.53 billion, $7 billion से स्टिल नो आईपीओ. शिप रॉकेट क्या हुआ? वो जैसे आपने कहा कि शायद जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ग्रिल करते हैं और दे आस्क फॉर द राइट वैल्यूएशंस. एग्जैक्टली. और उनको इंस्टीट्यूशंस को पता है आगे जियो और एनएससी बैठा है यार, मेरे को उनको 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 70,000 करोड़ की लिक्विडिटी देनी है आगे. तो वो पहले से ही प्लान करके चलते हैं, मेरे पास आगे अच्छा सॉलिड आईपीओ पड़ा है. अब सॉलिड है कि नहीं वो बात की बात है, बट
दे सॉलिड इन नो साइज, फंडामेंटल्स तो अच्छी है दोनों के, सॉलिड इन साइज तो है। सॉलिड इन साइज तो है ही है, करेक्ट, देयर राइट। इज नो डाउट। तो वो पहले से ग्रिलिंग स्टार्ट कर दे। शिप रॉकेट ने अपनी वैल्यूएशन कट करी, रेजर पे आल्सो डिड वंस। रेजर पे जुनिपर जो अभी आया हम्म, उसने अपनी वैल्यूएशन कट हम्म। करी, जेप्टो ने अपनी वैल्यूएशन कट करी, स्टिल नो आईपीओ। करेक्ट, सो 2026 हैज चेंज्ड आईपीओ को देखने का नजरिया। गॉट इट। वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस आर कमिंग अप। आई थिंक जोमेटो के साथ भी बहुत सिमिलर हुआ था, दो अ ग्रेट कंपनी, आई लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स, और वो बहुत अच्छे से रन भी करते हैं, बट द लिस्टिंग प्राइस वाज वेरी हैवी। Yeah. उसके बाद करेक्ट होके वो 60 रुपये पे आया, एंड देन जैसे जैसे वो वैल्यू क्रिएट किया अगेन इट केम टू 300 लेवल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो मार्केट्स में आपका क्या ओपिनियन है फॉर टेक स्टॉक्स, स्पेशली प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, टेक स्टॉक्स जो इंडिया में लिस्ट होते हैं? क्या हम लोग को देखना नहीं आता है उनको सही तरीके से कि यहाँ इतना स्किल हो सकता है ये, तो वो प्रीमियम इन वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं, या फिर इंडिया में मोर देन जो होना चाहिए उनका वैल्यूएशन उससे ज़्यादा पे ही वो लोग लिस्ट होने की कोशिश करते हैं? प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है, दी कंपनीज हैव बिकम वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। हम्म, मतलब करेक्ट। आप लो वैल्यूएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हमें ओपन भी रहना है। इनफैक्ट मैंने अपनी रील पे बोला भी था कि आप अगर ऐसी कंपनीज को आने ही नहीं दोगे जो न्यू एज कंपनीज है, तो वो कहाँ जाएंगे? करेक्ट। बट वंस दे बिकम ओवर स्मार्ट, कि हम लोग अगर इसने किया, यहाँ से मैं ट्विस्ट करके, मतलब देयर आर लॉट ऑफ आईपीओज दैट, अब क्योंकि ओएफएस इज अ मिथ कि ओएफएस इज अ रेड फ्लैग, करेक्ट, तो लोग ओएफएस के साथ फ्रेश इशू का कंपोनेंट भी बंडल करते हैं ओके। ताकि आपको स्टेबल दिखे डीआरएचपी। दो मतलब रिक्वायर्ड नहीं है कैपिटल। भले ही क्या डेट रीपे कर देंगे, ओह, यू कैन रीपे ना, राइट, आप इशू करके डेट वहीं रीपे से कर कर दो, देंगे। तो उससे क्या होता है, स्टेबल दिखता है, फ्रेश इशू ओएफएस। और इक्विटी लेके डेट रीपे करना हमेशा सेंस नहीं बना, कभी सेंस नहीं बना था, बिकॉज एक महंगा सोर्स ऑफ कैपिटल और एक बहुत सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल है। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो पर आपको बैलेंस करना है, क्योंकि मार्केट रिटेल का एटलीस्ट ये नोशन है कि भाई ओएफएस तो गलत है, और यहाँ पर जब कंपनी अपॉर्चुनिस्टिक होती है ना, थिंग्स आर रेट। और ये जो प्राइसिंग डिटरमाइन होता है, आपने अभी पूरे कॉन्वर्सेशन में कहा कि व्हेन दे डू रोड शोज, तो लोग इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, लोग मिलते हैं, वहाँ से वैल्यूएशन का गेजिंग होता है कि हाँ इस प्राइस बैंड पे हम कर सकते हैं। बट सिंस मैं सूरत से हूँ, और सूरत के पास एक राजकोट करके एक शहर है, वो बहुत फेमस है कि कोई भी आईपीओ आएगा तो जीएमपी शहर से डिसाइड होगा। ठीक है, वो चाहे कैसे भी होता हो, विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, बट व्हाट इज दिस जीएमपी एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस एंटायर आईपीओ फ्रेमवर्क? ये आपने बिल्कुल नस पकड़ ली। मतलब दिस इज दी जीएमपीस की अगर स्पेसिफिक बात करें, वन ऑफ दी वर्स्ट इंडिकेटर्स, बट इजीली एक्सेसिबल। तो आप हर दूसरी रील यही होगी कि इसकी जीएमपी अच्छी है, आप इस पे सब्सक्राइब करो, सबसे इजी है वो। करेक्ट। कितना इजी है ये, मेरे लिए बहुत इजी है, आपके लिए बहुत इजी है, सबके लिए इजी है। बट प्रॉब्लम ये है, जीएमपी अनरेगुलेटेड है, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी के स्टॉक मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो जीएमपी मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। इजी है, ज़्यादा इजी है रादर। अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड स्टॉक गेट्स मैनिपुलेटेड, राइट। अनरेगुलेटेड वेयर देयर इज नो पेनल्टी, कैन दैट नॉट बी मैनिपुलेटेड? ऑब्वियसली। मतलब एसएमईज के केस में तो आप देखो ही मत। मतलब देयर आर केसेस कि आपको 50, 60, 70% का जीएमपी दिख रहा था, इट इज लिस्टेड -20, तो 80% इंडिकेटर इज का बैड। गैप हो गया एक तरीके से। एसएमईज में तो आपके पास हजार एग्जाम्पल है, ओके, तभी एसएमई से दूर रहने कहते हैं सब। बहुत दूर, जितना दूर हो सकता है। ओके। मेन बोर्ड्स में आओ, और मेन बोर्ड्स में भी अगर आप जीएमपी देख रहे हो, चलो आप देख रहे हो, मेरे को अगर मासेस को सेटिस्फाई करना ही है, आप जीएमपी देखो, ओके, एक्सेसिबल है, आई अग्री। साथ में एंकर बुक देख लो। ओके, एंकर बुक को आप थोड़ा इजी टर्म्स में बताओ। हाँ, तो एंकर मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स बताऊं, तो अगर आप कोई कंपनी, अगर आप कोई फंक्शन होस्ट कर रहे हो, तो यू नीड एन एंकर। तो सेम अगर आप कोई आईपीओ लॉन्च कर रहे हो, यू नीड अ स्टार्ट, एंड दैट इज एंकर बुक। ओके। तो प्रायर टू आरएचपी, प्रायर टू आईपीओ, एक एंकर बुक ओपन होती है। जैसे हमने बात करा कि हम लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को 75%, 50% अलॉट करना है क्यूआईबीज को, उसमें से देयर इज अ प्लग्ड आउट 60% ऑफ एंकर जो आपके आईपीओ को स्टार्ट करेंगे। अब एंकर में कौन आएगा? आईपीओ के एक दिन पहले कोई पैसा डाल रहा है। एंकर के बाद एवरीथिंग इज लॉटरी। आईपीओ के पहले एंकर में इट इज सिलेक्टिविटी, कंपनी सिलेक्ट करेगी किसको अलॉटमेंट देना है एंकर में।
तो डील्स भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो एंकर अगर आपका सॉलिड बना, आप रोड शोज में निकले, आपने अपने वैल्यूएशंस बताया, कंपनी को सामने वाले को मजा आया कि वाह यार क्या बात किया, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे दे रहा है तू, पर मेरे को एंकर में भी अलॉटमेंट दे दे। ओके, मतलब लॉजिकल है कि मेरे को बाद में इट इज लॉटरी, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, मैं तेरे को फुल सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मेरे से 100 करोड़ का कमिटमेंट ले ले, बट मुझे एंकर में भी दे दे थोड़ा सा, ताकि मेरे को श्योर अलॉटमेंट मिले। एंकर में लॉक इन है, एंकर में लॉक इन है, पर एलोकेशन मिलेगा। तो एंकर में आप देख लो, अगर म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, अगर सॉलिड 2-3 म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, मतलब आप समझ लो जीएमपी अच्छा है, सॉलिड म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड मैंने जैसे बताया ग्रिलिंग कर देते हैं, वो इजीली नहीं कमिटमेंट देंगे। इनफैक्ट रीसेंट स्टोरी लेंसकार्ट और म्यूचुअल फंड्स की सुनी भी थी। लेंसकार्ट नहीं, आप ज़ेप्टो देखो, एवरी न्यूज़ आर्टिकल सेड म्यूचुअल फंड्स डिड इट फॉर अस, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड्स हैड द पावर, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा डालने के लिए। एसआईपी स्पीक है अपन, करेक्ट, सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड के पास है। म्यूचुअल फंड के पास क्योंकि पैसा है, दे हैड द पावर टू नेगोशिएट एंड दे डिड इट फॉर ज़ेप्टो। राइट, अगर म्यूचुअल फंड दिख रहा है एंकर में, दैट इज समवॉट एन इंडिकेटर कि दे हैव आल्सो डन देयर ड्यू डिलिजेंस एंड देन इन्वेस्टेड। तो ये भी साथ में देखो तो थोड़ा एजुकेटेड फील करोगे आईपीओस को लेके, सिर्फ जीएमपीज मत करो प्लीज। और एक और चीज़ आई थिंक प्री आईपीओज में बहुत ज़्यादा होने लग गई इंडिया में, एंड इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन द लास्ट 3 years or 4 years, दैट इज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड होने लग गई है, और वो कुछ भी प्राइस पे ट्रेड होती है। मतलब कभी कभी तो मैं देखता हूँ जो उसका लिस्टिंग प्राइस होने वाला होता है उससे भी कम ज़्यादा पे और अच्छे खासे डिफरेंस पे ट्रेड होती है। और फ्लिपिंग बहुत करते हैं लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ है बिकॉज देयर इज नो एज सच क्लियर कट रेगुलेशंस अबाउट इट, सो इट्स इन द ग्रे एरिया एंड पीपल आर ट्रेडिंग इट. What is your viewpoint, like whether should SEBI has stricter rules around this, or how this should work? अगर आपके लास्ट क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ, सेबी शुड हैव स्ट्रिक्टर रूल्स, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी का ट्रांसफरेबिलिटी का राइट नहीं रोक सकते करेक्ट, प्रायर टू आईपीओ, यानी लॉक इन के टाइम ठीक है, प्रायर टू आईपीओ आप पब्लिक कंपनी मुझे का देना है इनको तो दे सकता हूँ, राइट? कैसे रोकोगे आप? कैसे रेगुलेट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट में भी ना 2 पार्ट्स है, एक मेरे हिसाब से 2 पार्ट्स हैं, एक प्रायर टू आईपीओ, और प्रायर टू आईपीओ में बोलूंगा 1 साल टू आईपीओ या 2-1.5 साल टू आईपीओ, या उसके पहले वाला इन्वेस्टमेंट। उसके पहले वाला इन्वेस्टमेंट विल मेक सेंस फॉर मी कि हाँ भाई आईपीओ की वेव नहीं है, ना वो स्टोरी है, ना कुछ है, मैं प्योरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आईपीओ के पहले क्या होता है, कंपनी ने एक फंड रेजिंग करी जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट कर दिए। अब वहां पे ना एक आधी शेयर होल्डर बैठा ही होगा जो मिसचिफ करने के लिए बैठा है। वो क्या करेगा, अब क्योंकि नंबर्स अनलिस्टेड है, मार्केट में आएंगे नहीं नंबर, तो दे स्टार्ट सेलिंग फेक स्टोरीज। मेरे हिसाब से एसबीआई में भी वही हुआ। एसबीआई भी जो फंड्स लिस्ट का जो आया, राइट, आप देखो प्राइस बैंड के 2 दिन पहले शेयर्स क्रैश्ड अनलिस्टेड में। ज़ेप्टो 30% करेक्टेड नेगोशिएशन के पहले। एचडीबी फाइनेंस करेक्टेड, टाटा करेक्टेड, एनएसडीएल करेक्टेड। सब कुछ अगर आप देखो प्रायर टू आईपीओ अगर एंट्री है हैज बीन मैन्युपुलेटेड, क्योंकि इजी टू मैन्युपुलेट। मैं आपको स्टोरी बेचूंगा कि भाई इसका आईपीओ होने वाला है, ये 1000 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूँ, 2000 में आईपीओ इसका, आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता है, और कंपनी इसको देखती भी नहीं है। जब कंपनी नहीं देख रही है, मर्चेंट बैंकर नहीं देख रहा है, कंपनी देख भी नहीं पाएगी ना क्योंकि किसी और के पास पड़े, तो कंपनी नहीं देख रही, मर्चेंट बैंकर नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसे उस पर भरोसा करके खरीद सकते हो एट एन अनरेगुलेटेड सेगमेंट जहाँ पे सिर्फ स्टोरी है। और प्रायर टू आईपीओ इट इज ऑलवेज अ बैड स्टोरी। एनएससी में अभी आप एनएससी की हमारी अगर बात होगी, एनएससी के शेयर्स अनलिस्टेड में ट्रेडेड फॉर 4000 रुपीज, डीआरएचपी में 4000 में लिख के आया हुआ है कि 4000 में होता है। मतलब आपको एनेक्सर दिखेगा एनएससी में बकायदा, जहाँ पर यू विल सी कि पिछले 2-3 साल में कहाँ ट्रेड हुए शेयर्स। ओके, तो सेलिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स कहाँ ट्रेड हुए, हाई रेंज, लो रेंज, एवरीथिंग। मैंने बोला कुंडली है, डीआरएचपी सब आएगा। वहां पे 4000 रुपए आपको दिख रहा है, अनलिस्टेड में अभी ये शो कर रहा है 2000 रुपए, तो 4000 की स्टोरी बेची ना, 50% क्रैश है वहां से, बेची ना स्टोरी। करेक्ट, 2200 भी स्टोरी बेची, 2500 की भी स्टोरी बेची, बेची ना। तो क्या एनएससी
अटकी रहेगी हम्म, कि मेरा प्राइस 2000 रुपए है, हम्म, तो मैं अनलिस्टेड में 2000 रुपए तो मैं 2000 पे आईपीओ लाऊंगा। हम्म। कर ही नहीं सकती, वो कर ही देखते ही नहीं नहीं सकती। देख उनको इग्नोर ही करना पड़ेगा प्राइस। इग्नोर ही करना पड़ेगा ना। हम्म, आप बोल देते जेप्टो को मेरे अनलिस्टेड के हिसाब से ला ले आईपीओ, आ जाता फिर। पॉसिबल ही नहीं है। तो लिस्टिंग इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड मार्केट प्रायर टू आईपीओ इज अ मिथ करेक्ट। या इज अ ट्रैप। हम्म, वो दूसरों के लिए गेन है जो अपना पैसा बना लिए। मेक सेंस। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो अनलिस्टेड में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इट शुड बी राउटेड थ्रू अ मैनेज फंड्स इज द ओनली पॉसिबल वे बिकॉज यस, they do it 2 years 3 years prior and they do on a genuine fundamental basis, एग्जैक्टली, so that makes a lot more sense। और ये इंडिविजुअल छोटा छोटा जो 1 लाख 2 लाख के लोग ट्रांजैक्शन करते हैं दैट that इज ऑल should be avoided। मैनिपुलेटेड। करेक्ट। एंड वो होता है शायद लिस्टिंग पे भी उनका प्राइस कभी आया नहीं एंड दे हैव टू कीप इट। करेक्ट। यस, आपने एनएससी के आईपीओ के बारे में बात किया। एनएससी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारे देश में एनएससी सबसे बड़ा एक्सचेंज है बट एनएससी लिस्टेड नहीं है। बट बाकी जो भी एक्सचेंजेस हैं हमारे देश में, चाहे वो एमसीएक्स हो, आईएक्स हो, बीएससी हो फॉर दैट मैटर, ऑल आर लिस्टेड। एनएससी इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी लिस्ट क्यों नहीं हो पाया? मतलब आई एम वेरी श्योर देयर आर regulatory hurdles rather than business hurdles in this case study। So NSC as an entity has always been in use for the wrong Purposes। purposes। Correct। मतलब हमेशा अगर आप सुनोगे तो कोई सेटलमेंट चल रहा है, कोई एनओसी चल रहा है, कोई रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अराउंड रेगुलेटरी हर्डल्स एनएससी का हमेशा ये रहा है। अगर आप देखो 2016 में एनएससी ट्राइड फॉर एन आईपीओ, 10,000 करोड़ का फाइल करा, ओएफएस था 2016 में। 10,000 करोड़ That ओएफएस is before BSc also। बिफोर बीएससी। Correct। बीएससी वाज 2017। Right। तो 2016 में दे फाइल्ड 50,000 करोड़, हम्म 10,000 करोड़ का ओएफएस हम्म गॉट स्टक बिकॉज एक एलिगेशन आ गया कि सर्टन प्लेयर्स, सर्टन ब्रोकर्स हैव बीन प्रोवाइडेड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। करेक्ट। दिस एलिगेशन वाज ह्यूज। हम्म अटक गया आईपीओ। उसके बाद हम चले 2017 में बीएससी लिस्ट हो गया, हम्म ठीक है। उसके बाद हम चले 2024 में, दे डिड अनदर सेटलमेंट, एक और एनओसी हुआ, सेबी ने सेटल करा 600 करोड़ का। दैट वाज सम पोर्टल का एक्सेस जो कंप्लाई नहीं कर पाए, 600 करोड़ का सेटलमेंट। देन जो वो 2016 का हर्डल था, दे फाइल्ड फॉर एन एनओसी इन 2024 विद सेबी फॉर अराउंड 1500 करोड़। हम्म अमाउंट्स आर ह्यूज, 1500 करोड़ का सेटलमेंट। हम्म उसके बाद जब वो फाइल करा तो सेबी चेयरमैन ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड इन जनवरी 26 ही सेड कि हम लोग ये महीने में एनएससी को अपना एनओसी देने वाले हैं फॉर एन आईपीओ। आफ्टर 10 इयर्स जब वो अनाउंसमेंट आया, आप सोचो मतलब Correct। क्या चीज हुई होगी। क्रेजी मूवमेंट था, क्रेजी। फिर उसके बाद जैसे ही वो हुआ, एनएससी ने नेक्स्ट मंथ बोर्ड ने अप्रूव किया आईपीओ, February 26, June 17, 26 एनएससी फाइल्ड। ओके। लॉन्ग स्टोरी, बट इसी बीच में जो वैल्यू छूटी उसका मेजर आप कर ही नहीं पाओगे। क्रेजी वैल्यू छूट गई। इनफैक्ट आई थिंक बढ़ भी गई बहुत लोगों के लिए जो नहीं कर पाए वो एफएस उस समय। और उनके लिए बढ़ गई। हम्म मतलब अगर आप पब्लिक की तरफ से सोचते, अगर पब्लिक को ये 2016 में मिल जाता, करेक्ट। दे क्रेजी हो जाता। फुल बीएससी जैसा रन मिल जाता आप उनको। बीएससी के नंबर्स देखो। करेक्ट। बीएससी 2017 लिस्टेड, December 2026 it has given 35x returns। 35x हो गया। एंड एनएससी इज मार्केट लीडर। बाय हर मार्जिन। हर सेक्टर में दे होल्ड 95 to 99% ऑफ मार्केट शेयर। सो बीएससी बिकॉज इट वाज, उनकी वैल्यू अनलॉक्ड थी अर्ली एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास होल्डिंग्स थी, तो पब्लिक को उसका एडवांटेज मिला बिकॉज बीएससी वाज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। करेक्ट। मेक्स सेंस। एंड ऑल द इन्वेस्टर्स जो एनएससी में बैठे थे, they were also at the right place at the right time indirectly। यस। क्योंकि जो आज 60% रेवेन्यू है ट्रांजैक्शन चार्जेस, 78% ऑफ एंटायर रेवेन्यू इज थ्रू ट्रांजैक्शन चार्जेस एनएससी का। उसमें से 60% इज थ्रू ऑप्शंस का चार्जेस। 2016 के पहले जब वो फाइल कर रहे थे 2016 में, ऑप्शंस हार्डली एग्जिस्टेड एंड उसके दे आर 95% मार्केट लीडर। तो एक सेगमेंट आ गया पूरा राइट फॉर एनएससी। एंड व्हाट अबाउट द अदर आईपीओ जो आने वाला है, दैट इज ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स, नॉट
द फाइनेंस बिजनेस बट द प्लेटफॉर्म बिजनेस, क्योंकि उसमें कोविड में मुझे याद है कि बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स रिलायंस लेके आया था, मेटा ने इन्वेस्ट किया था, गूगल ने किया था, देयर वर सम पी फंड्स हु हैड इन्वेस्टेड, केकेआर हैड इन्वेस्टेड, सिल्वर लेक हैड इन्वेस्टेड। तो अलग लोगों का इन्वेस्टमेंट आया, उनको स्टेक मिला। एंड रिलायंस में मैंने देखा है, जब भी कोई भी कंपनी मैंने खोली, चाहे वो जियो फाइनेंस खोली हो, रिलायंस खोली हो, द स्ट्रक्चरिंग इज सो डिफिकल्ट। कौन किसको कितना क्या ओन करता है, कौन सा बिजनेस में कौन जेवी है, टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट इज अ ह्यूज थिंग एंड अ चैलेंजिंग थिंग। तो ये आईपीओ जो स्ट्रक्चर हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ विल द इन्वेस्टर्स गेट एन एग्जिट, जो 2020 में किए थे, बाहर से आए थे, कैन यू एक्सप्लेन और वॉक थ्रू इट? मतलब एकदम सिंपल है। अब मेजॉरिटी जो 90% बोलूंगा, सबने एंटिटी को कंफ्यूज कर दिया। इनफैक्ट जितने बड़ी मीडिया है, सब लोगों ने गलत एंटिटी छापी थी आईपीओ जब आ रहा था। सबने बोला जियो इन्फोकॉम हैज फाइल्ड इट्स डीआरएचपी। ओके, या इस साल जो अभी जो फाइलिंग होने के बाद बोल रहा हूँ मैं, ओके आफ्टर 18th of June सबने छापा जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स डीआरएचपी फॉर इट्स आईपीओ। करेक्ट, जियो इन्फोकॉम नहीं फाइल कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स फाइल कर रहा है। सबसे बेसिक है यार ये। मतलब अगर आप मेन स्ट्रीम भी अगर ये छापेगा, इनफैक्ट आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये मैंने रिसर्च में गलत कर दिया क्या। मैं इतने टाइम से प्लेटफॉर्म्स कर रहा था ऑन माय रील्स, अचानक से इसने कैसे फाइल कर दिया। एंड फिर आप समझो जियो प्लेटफॉर्म इज, मतलब अपने आप को पोजीशन इस तरीके से कर रहा है, उनका डीआरएचपी का नरेटिव ये है, वो अपने आप को पोजीशन इस तरीके से करे कि वी आर नॉट जस्ट इन्फोकॉम, हम जस्ट टेलीकॉम नहीं है, हम एक एंटरप्राइज सोल्यूशन है, हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, हम सब करते हैं। हम एंटरप्राइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, हम एंटरटेनमेंट भी करते हैं, हम लोग टेलीकॉम भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम एक बकेट है। एंड जियो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर, इसके अंदर एक है टेलीकॉम, उसके बीच में देयर आर 40 सब्सिडरीज। 40 सब्सिडरीज, जियो प्लेटफॉर्म 40 सब्सिडरीज, जिसमें से 20 आई गेस इंडियन है, 20 फॉरेन, ऐसे कुछ है, एक दो इधर उधर होगा। एंड उसमें से एक इज टेलीकॉम, ऑल द रेवेन्यूज फ्रॉम टेलीकॉम, बट स्ट्रक्चर ये है। एंड जो 2020 में इन्वेस्टमेंट हुआ, जो इन्वेस्टमेंट आया, इट वाज ऑल विद द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म में मेटा इन्वेस्टेड 10%, 9.97%, गूगल इन्वेस्टेड 7.73%, एंड 68% है रिलायंस के पास। एंड दैट टाइम उसकी वैल्यूएशन थी 5 लाख करोड़ के आसपास, जो वो बोल रहे हैं। नाउ इट इज स्टैंडिंग एट 12, 13, 14 लाख करोड़। Yet to be decided, रोड शो पे डिपेंड येट टू बी डिसाइडेड, रोड शो भी डिपेंड होगा। फैंटास्टिक, बस यही मैं मुझे चाहिए था, येट टू बी डिसाइडेड, रोड शोज पे डिस्कस होगा। तो सिंपल शेयर होल्डिंग है। जियो प्लेटफॉर्म्स इज रिलायंस 68%, मेटा almost 10%, 9.97%, गूगल 7.73%, रिमेनिंग ऑल दी पीस। एंड उसमें एक हमारे नाटा, जिनके नाम पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए अभी। द मैन हु मेड 5,000 crores आउट ऑफ जियो आईपीओ, अभी हुआ भी नहीं है, बट ऑन पेपर ये दिख गया है कि 5,000 करोड़ उन्होंने बनाया। तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट शेयर होल्डिंग। सो ये स्ट्रक्चर है मोर और लेस। सो यश, व्हाट एग्जैक्टली, मतलब जियो अगर फिर अपना जो वैल्यू है वो फिर निकालता कहाँ से? करंटली इज इट ओनली टेलीकॉम, क्योंकि ओटीटी इज आल्सो मोर सो लॉस मेकिंग, आई डू नॉट नो अबाउट द टॉप लाइन नंबर्स। सो जियो अपना ओवरऑल नंबर्स या फिर वैल्यूएशन जो 12-15 लाख करोड़ के बीच में आएगा, वो निकलता कहाँ से है? अनफिल्टर्ड बताता हूँ, आई विल ट्राई टू पोर्ट्रे जैसा डीआरएचपी में। अब डीआरएचपी में हमारे बिजनेस सेक्शन सिंपल ये बोलते हैं वी आर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ओके, पर अभी आप समझो जियो इज ओनली इन्फोकॉम, टेलीकॉम। राइट, जियो इज इन्फोकॉम भी ओनली, नहीं हुआ पूरा, जियो इज ओनली टेलीकॉम, और कुछ नहीं है अभी इस स्टेज पे। उनका एम, आपने रिलायंस की एजीएम देखी थी, एजीएम में ही सेड कि हमें एआई लाना है, अब हमें एंटरप्राइज सोल्यूशन लाना है, ये सब लाना है। ये सब डीआरएचपी में है कि सब लाना है, सिर्फ नंबर्स टेलीकॉम के। आप डीआरएचपी में ना केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो ऑडिट कमेटी खुद अप्रूव करती है कंपनी की, कि हमारे हिसाब से ये इंडिकेटर्स है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिजनेस को ये रेशियोज बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीथिंग इज टेलीकॉम, एवरी मेट्रिक इज फॉर टेलीकॉम, एवरी मेट्रिक। आरपू होगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, ये सारी चीजें होगी, सिर्फ यही है। तो बाकी का है अंडर डेवलपमेंट। ओके, बट नरेटिव आप डीआरएचपी जब भी पढ़ोगे, इस इसी तरीके से जा रहा है कि मेरा टेक्नोलॉजी है, करेक्ट।
एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? ये पैसा ये लोग कहाँ यूज करें? केपेक्स, नॉन केपेक्स, लोन रिपेमेंट। लोन? अब इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक हम्म बताता हूँ। मैं जियो एज एन आईपीओ हम्म फॉर रिलायंस फैमिली, हम्म अगर मैं फुल फ्लेज बात हम्म करूँ, अगर आप मेजॉरिटी स्टेक के साथ बात हम्म करो, आफ्टर 20 ईयर्स, हम्म मतलब जियो में रिलायंस होल्ड्स 68% जियो Right. प्लेटफॉर्म्स में। सो ये उनका आईपीओ है। तो इसीलिए अगर आपने नोटिस भी करा होगा, अगर आपने उसकी जर्नी फॉलो करी है, तो इट वाज कि ओएफएस पहले था, इट वाज एन ओएफएस आईपीओ। करेक्ट। एंड बिकॉज अंबानी जी ने भी उसमें बोला कि इट इज़ वेरी इमोशनल मूवमेंट फॉर अस कि हम लोग एज अ फैमिली एक अपना आईपीओ प्रेजेंट करें, वैल्यू अनलॉक करें वगैरह वगैरह। तो उनके लिए मेरा अजम्पशन ये है कि दे वांटेड टू लीव सम वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर्स, टेबल पे छोड़ना चाहते थे, फेयर वैल्यूएशन पे लेके आएंगे और इन्वेस्टर्स को खुश करेंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक। क्यों? क्योंकि ओएफएस था पहले। अगर ओएफएस में आपको एग्जिट देना है, मेटा बैठा है, गूगल बैठा है और बाकी पी बैठे हैं, बाकी Correct. फंड्स बैठे हैं, दे वोंट एग्जिट एट फेयर फेयर वैल्यू, वैल्यू, तो मोर देन फेयर वैल्यू। दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक है, मतलब वो उनको वो चाहिए, नेचर है बाय नेचर। बट अगर आप इसको फ्रेश इशू पे कन्वर्ट कर देते हो, देन द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप कैसे भी इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। 68% रिलायंस के पास है, दे वुड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग। तो जैसे ही फ्रेश इशू आता है, यू कैन एटलीस्ट लीव समथिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए दैट वाज शिफ्टेड ओके ओएफएस टू फ्रेश इशू। ओके दिस वाज द प्राइमरी रीजन, ऐसा मुझे लगता है। ओके, गॉट इट। सो यश, वी वुड लाइक कि आप कोई एक कंपनी का जो आईपीओ होने वाली है, मे बी द अमॉन्ग द टू, जियो प्लेटफॉर्म्स और एनएससी में से कोई भी एक, उसका डीआरएचपी खोल के हमको थोड़ा बताओ पाओ कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट। यस, सो यस। जियो से स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म 528 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। क्या हमें सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एआई तो बहुत चीज़ें ऑटोमेट कर देगा, पर आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, तभी आप वो क्वेरी डालोगे तो ही आपकी एआई हेल्प करेगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं समझते हैं तो प्लीज़ एआई से दूर रहना, इस पे आना। इसमें अगर आप आओ सिंपल, अगर आप लाइन वाइज चल लो, ओपनिंग पेजेस, ओपनिंग 2-3 पेजेस आपको हमेशा सेम मिलेंगे ओके सारे आईपीओस के। बेसिकली आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, आई वुड प्राउडली लाइक टू मेंशन कंपनी सेक्रेटरी कौन है, और बहुत सारी चीज़ें फेस पे दिख जाती है, प्रमोटर कौन है, हाइलाइट्स आप समझ लो। दिस इज द ओपनिंग पेज, द एनवलप। ये एनवलप हो गया। देन दिस इज, इस पे भी एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जियो हैज ऑलमोस्ट 19 मर्चेंट बैंकर्स। 90 19 19 हाईएस्ट एवर इज एनएससी ओके 20, Oh. हाईएस्ट एवर। तो जियो वाज 90, ठीक है। उस पे भी बात चली थी कि भले ही जियो का साइज बड़ा है, पर एनएससी के पास ज़्यादा मर्चेंट बैंकर है क्योंकि उसका ओएफएस है। तो ये भी चला था। बट सो डू यू ऑल्सो थिंक, जैसे अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द मर्चेंट बैंक, तो डज इट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ऑल्सो टू मे बी बाय समथिंग और ऐसा कुछ होता है? देखो, सेबी भी इसको एड्रेस करता है। ओके ऑनेस्टली बोलो, उनके रेगुलेशंस में भी है कि आपकी रिलेटेड पार्टी अगर है, डिस्क्लोज कर दो। एंड ऑब्वियसली फिर चाइनीज वॉल और ये सब कंसेप्ट आते हैं, बट सेबी भी इसको एड्रेस करता है। ओके गॉट इट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद हम सबसे मेन सेक्शन, अब सेबी की गाइडलाइंस क्या होती है कि आप कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर रहे हो सेबी के पास, इट शुड बी इन रीडेबल फॉर्मेट। तो आप कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट देखोगे, रीडेबल होगा, लिंक्ड होगा। आप 5 से 28 पेज पे बार बार जाके वापस यहाँ पे आ ही नहीं पाओगे अगर लिंक नहीं है तो एवरीथिंग इज रीडेबल। आप इजीली उसको ट्रेस, सर्च, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैं मेन सेक्शंस बताऊं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, फर्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कंपनी का रिस्क, इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, मल्टीपल, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी कंपनी को एडवर्सली, मेजरली, मटेरियली अफेक्ट कर सकता है, वो यहाँ डिस्क्लोज होगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप रिस्क फैक्टर ना डीआरएचपी में मत पढ़ो, आप पढ़ो आरएचपी में। अब रीजन क्या है? डीआरएचपी जब सबमिट होता है तो सेबी, एनएससी, बीएसई, जैसे मैंने बोला, कमेंट्स देते हैं अपने। कमेंट्स दिए तो वो रिस्क फैक्टर में या तो और ऐड कराते हैं, या डिलीट कराते हैं, या रिफ्रेश कराते हैं। अभी यहाँ पे रिस्क फैक्टर इज मोस्टली अरेंज इन दी, समवॉट इन दी, मैं बोलूंगा फेवर ऑफ कंपनी। मतलब वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि मेरे रिस्क फैक्टर दिखे, बट मिक्स हो जाए। बट अब सेबी उसको क्लियर कर देता है। तो आप आरएचपी में रिस्क फैक्टर पढ़ो। रिस्क फैक्टर से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री में एक्चुअल रिस्क क्या है। अगर आपको
फॉर एग्जांपल आप एनएससी अगर ओपन करोगे ना, तो हमने जैसे बात करा रेगुलेटरी हर्डल्स है, एनएससी में लिस्ट है रिस्क फैक्टर में कि ये सारे टंटे हमारे होते रहते हैं, तो आप इसको देख लेना। मतलब इस तरीके से बाइफिकेट होता है रिस्क में, ठीक है। तो एक बार कमेंट्स आने के बाद सारे रिस्क फैक्टर जो अपडेट हो रहे हैं, आई शुड रीड दैट। यस, आरएचपी में देखो, RHP डीआरएचपी में मत देखो। आप इसके अभी आप देख लोगे भले ही डीआरएचपी में, आई एम 100% गारंटिंग यू कि आरएचपी में ये बदल जाएंगे, एटलीस्ट सीक्वेंस वाइज तो बदल ही जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज रिस्क फैक्टर जो आपको मैंडेटरी पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें Correct. कोई डाउट ही नहीं है। मैं अगर आपको दिखा भी दूँ तो ऊपर ऊपर से मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके से रिस्क फैक्टर वगैरह दिखता है। फॉर एग्जांपल इनके लिए सबसे मेन है, इन्फोकॉम के लिए, टेलीकॉम के लिए सबसे मेन क्या है, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस। सबसे पहले आपको वही दिखेगा। तो ऐसे ही मल्टीपल आपको ये सब दिखता रहेगा एंड यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। मैंडेटरी है कि आप ये देखो, मैंडेटरी। उसके बाद ऊपर के आप फर्स्ट जो 4 है जनरल आप छोड़ सकते हो, इट इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन। और ये सब रिस्क फैक्टर आपने देख लिया। इशू भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रंट पेज पे दिख गया कि क्या है ये, फ्रेश इशू है, ओएफएस है। अगर आपको देखना है एक बार ऊपर ऊपर से आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यू कैन अवॉइड। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बाकी जगह लेके जाऊंगा, ओके, जहाँ मुझे फाइनेंशियल अच्छे समझ में आ जाएंगे, अच्छी से समझ में आएगा। Okay. समरी ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी यू कैन अवॉइड। समरी ऑफ आरपीटी देख सकते हो बट नहीं समझेंगे, आगे चलेंगे उसमें भी। जनरल इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है, बेसिक्स अबाउट द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब अगर आप लेंस कार्ड देखो, लेंस कार्ड में सबसे हॉटेस्ट टॉपिक क्या था आईपी के टाइम, कि पीयूष बंसल सर ने सस्ते में लिया, 1 साल या कुछ महीने पहले 6 ही, महीने में, 6 3 महीने महीने, 6 पहले महीने में सस्ते में लिया, लिया था, और बाद में डबल में भेज दिया। बेच दिया। ओएफएस कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। यही न्यूज़ थी, वो कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी, कैपिटल स्ट्रक्चर से आई थी। मतलब सब ऐसे ही बताएंगे कि ऐसे हुआ, पर ये यहाँ से ही फ्लो हुई, किसी के पास पहले से वो इन्फो नहीं थी। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा लास्ट कुछ सालों में क्या अलॉटमेंट्स, क्या प्राइस पे किसको हुए, एंड बेसिस दैट यू कैन असेस कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या सही वैल्यू पे है। सिंपल। अभी आप जैसे इसमें देखोगे ना, जियो के आईपीओ में अगर आपको दिखेगा, जो हमने बात करा, अनंत नहाता, देन देयर इज मेटा, 2020 में आए एट दिस प्राइस, ठीक है। आपको दिखेगा प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ, कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स आए, केकेआर भी आए ऊपर, एंड देन यू कैन सी गूगल, ये रहा गूगल, नवंबर 23 2020 में आए, दे इन्फ्यूज एट दिस प्राइस, लगभग सेम एज मेटा, सेम प्राइस पे है, दोनों सेम प्राइस में है, एक 10% पे, एक 7.5% कुछ पे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि अगर मेरा 488 रुपीज मेरा 2020 में था, तो आई कैन असेस कि अभी ये वैल्यू तो नहीं होगी। बट अगर ये इस केस में 2020 है, अगर ये 2026 होता है और मेरा 488 दिखता है यहाँ पे, तो आप उसको 489 पे भी नहीं होने देते। आप बोलते कि मेरा अगर 2 महीने पहले हुआ है, तो आप जस्टिफाई करो इसको। म्यूचुअल फंड्स तो बोलेंगे ना, आप जस्टिफाई करो, आपने उसको सस्ते में दिया, आपका कौन सा सगा है? मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बोल इस केस में तो जेन्युइनली नहीं है बाहर के। यस, ऑलराइट। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, मस्ट वॉच सेक्शन, ओके, मस्ट वॉच। आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में चलो, इनका ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल है, क्योंकि ये 27,000 करोड़, यहाँ पे 27,000 करोड़ का डेफिनेशन दिया है कि हम 27,000 करोड़ आ रहे हैं, 27,500, हम 27,500 को रीपे कर रहे हैं लोन को। तो ईसीबीज है इनके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, जो ये रीपे कर रहे हैं। तो प्लेन है वो आएगा और लोन रीपे हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हम डेट फ्री हो जाएंगे, क्योंकि शायद इनके 30,000 करोड़ की बोरोइंग है, तो 27,000 करोड़ हम रीपे कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट्स में आपको एक्चुअल में पता चलता है। और ऑब्जेक्ट्स की खूबसूरती ये है इस सेक्शन की, कि वो आपको प्रोजेक्शंस के साथ बताते हैं कि अगर आप बोल रहे हो मैं 27,000 करोड़ दूंगा, तो आप कौन से साल में कितना करोगे। अभी आप टर्म लोन छोड़ दो, ये बहुत ईजी है लोन रीपे करना। आप समझो कि मैं एक प्लांट डालूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं प्लांट डालूंगा जिसको लगेंगे 2 साल, 3 साल लग जाएंगे। 3 साल लग जाएंगे, तो आपको प्रॉपर बाइफिकेशन देना है कि मैं FY 27 में 200 करोड़, FY 28 में 500 करोड़, FY 29 में 600 करोड़। यू हैव टू एक्चुअली डिफाइन कि आप इसको फ्लो कैसे करोगे। वहां पे ये ऑब्जेक्ट सेक्शन बहुत अच्छा निकल के आता है, और उसके पीछे एग्जैक्ट कोटेशंस आए हुए हैं, उसके पीछे एग्जैक्ट बैकअप डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, एवरीथिंग इज शोन हियर।
तो ऑब्जेक्ट्स अगर आपको पता करना है आपका पैसा जाने किधर वाला है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे वो यहाँ हम्म देखना है आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बेसिस फॉर इशू प्राइस। दिस ओके इज द ओनली प्लेस इन द डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंपनी अपने प्राइस को जस्टिफाई करेगी, ओके ओनली सेक्शन। एंड यहाँ पर ही आपको, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्किप करा है, यहाँ मैं कवर करवा दूंगा। ओके यहाँ पर आपको दिखेंगे जो हमने केपीआईज की बात करी कि हम सिर्फ टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, वो सारे KPIs आ वो जाते हैं आपको। सारे केपीआईज यहाँ दिख जाएंगे। और आपको देखो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कंफर्म्ड बाय ऑडिट कमिटी, एंड यहाँ पर आप मेट्रिक्स देख लो, एवरीथिंग इज टेलीकॉम, ऑल दी मेट्रिक्स। कस्टमर बेस, आरपू, डेटा ट्रैफिक, EBITDA से ऊपर और मंथली चर्न, कंजम्पशन एवरीथिंग, पर कस्टमर पर क्वार्टर। ठीक है, एवरीथिंग इज अराउंड दैट। प्लस ये तो आप पढ़ोगे ही, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सेट है कि कंपनी को लगता है हम इसमें बेस्ट है, ये हमारे लिए बेस्ट केपीआईज है, आप इस पे हमको जज करो। ये तो आप देखोगे ही। फिर आप नीचे आओगे, हर कंपनी अपनी पीयर के साथ कंपैरिजन दे देती अपनी है। कंपनी भारती अपनी कंपनी है द कंपनी, हाँ जियो और भारती है, और भारती है। करेक्ट। तो आप इसको इससे कंपेयर करो। मैं सबसे बड़ा नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर से कंपेयर करना है मुझे, करेक्ट? यस, करना ही करना है, दिस इज कंपलसरी या फिर कंपलसरी। ओके ऑलराइट। एवरीथिंग, कोई डीआरएचपी में एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज गिवन बाय Compulsory. कंपनी, एवरीथिंग इज बाय लॉ। करेक्ट, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा बताना भी क्यों जाएगी, क्योंकि पूछ ही लेंगे सब। एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ से आप पूरे केपीआईज देख लो अपने पीयर्स के, यू कैन असेस कि आप सिमिलर वैल्यू पे होंगे या किस पे होंगे, दैट यू कैन असेस। लेट्स गो बैक टू फिफ्थ। ये हो गया। उसके बाद इंडस्ट्री ओवरव्यू, इस कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओह माय गॉड, इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। इंडस्ट्री ओवरव्यू इज गोल्ड, अगर मैं Okay. बोलूँ तो इस डीआरएचपी का इज गोल्ड। अगर हम्म। आपको कोई भी इंडस्ट्री, सिर्फ इसकी नहीं, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री समझनी है तो आप उस इंडस्ट्री का डीआरएचपी उठाओ, वहां से इंडस्ट्री ओवरव्यू लो और उस इंडस्ट्री को पूरा समझ लो। ओके अगर आपको कंटेंट मेकिंग समझनी है फॉर एग्जांपल, तो आप कंटेंट मेकिंग की कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ आया है, उसका डीआरएचपी उठाओ, सब मिल जाएगा ए टू जेड। एंड बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये गोल्ड है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी देती है। ओके ये कंपनी नहीं बनाएगी, मर्चेंट बैंकर नहीं बनाएगी, कोई नहीं बनाएगी। दिस इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी एंगेज फॉर दिस वर्क। ओके और उसके लिए अच्छा पैसा पे किया जाता है। तो आप देखोगे इसमें वो एक व्यू देते हैं कि कहाँ जा रही है इंडस्ट्री, कहाँ ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है, कहाँ ये फ्यूचर कहाँ लाई करता है, जियो कहाँ प्ले करता है, भारती कहाँ प्ले करता है, वोडाफोन कहाँ प्ले करता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड। और इससे हमें आइडिया आता है कि क्या ग्रोथ बची है। इनफैक्ट आपके लास्ट पॉइंट में मेरे को एक पॉइंट रिकलेक्ट भी हुआ, जब ग्रो का IPO भी आ रहा था तो जब प्योर कंपैरिजन कर रहे थे तो ग्रो वाज लिटिल एक्सपेंसिव, बट ग्रो ने जस्टिफाई किया था कि क्यों वो एक्सपेंसिव है, सो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो इंडस्ट्री ओवरव्यू हैंड्स डाउन गोल्ड। ओके आर बिजनेस में आप समझ सकते हो पहले कि अगर आप 2-3 पैरा ही समझ लोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ जाएगी, और फिर बाद में तो आप इन्फोग्राफिक्स देख के समझ ही सकते हो हम क्या क्या बिजनेस में और क्या तरीके से हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं, हमारी पहले बात हुई, वी आर ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बट एवरी मेट्रिक इज इन्फोकॉम वाला या टेलीकॉम वाला फॉर दैट मैटर, इन्फोकॉम वाला। तो तो दैट इज स्मार्ट फ्रेजिंग मेरे हिसाब से। आर बिजनेस हो गया। की रेगुलेशंस, हिस्ट्री, सब्सिडरीज में हम जैसे बात करें कि बहुत सारे, देखो 14 इंडियन सब्सिडरीज, 20 फॉरेन सब्सिडरी, एंड उसमें से एक 9th वाली जियो इन्फोकॉम, और बिजनेस यहीं से आता है, और बिजनेस यहीं से आता है। सावन है, सब छोटे ब्रांड है, सब छोटे ब्रांड है। तो अगर आप देखो, इसमें से सिर्फ एक आपकी हाईलाइटिंग सब्सिडरी है, एंड इस तरीके से हम देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड इसके बाद अब यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, यहाँ है द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होता है कंपनी का प्रमोटर कौन है बेसिकली। अब एनएससी में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंसिपल शेयर होल्डर, ये टैब नहीं है, बिकॉज एनएससी इज नॉट प्रमोटर नहीं है उसमें, देयर इज दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो आपको यहाँ पर प्रमोटर दिखेगा, प्रमोटर में आप सीधा जाओगे तो आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 68%। करेक्ट। तो यहाँ से प्रमोटर की डिटेल्स, प्रमोटर्स पे अगर कोई लिटिगेशन या कुछ है, एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर यहाँ पर। उसके बाद बाकी सब चीजें यू कैन आइदर सी और आइदर इग्नोर, डजंट मैटर। एक पॉइंट सिर्फ मैं बताऊंगा इसमें, फाइनेंशियल्स हमने केपीआईज में कवर कर लिए मोर और लेस। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, अब यहाँ पर
कुछ Zo- मटेरियल लिटिगेशन हो यहाँ तो पर कोई मटेरियल लिटिगेशन, क्योंकि कंपनी ना मटेरियलिटी अपनी डिफाइन कर देती है, थ्रेशोल्ड दे देती है, उसके बेसिस पे यू हैव टू जज कि कौन सा लिटिगेशन मटेरियल है। अब धंधा कर रहे हो, बहुत सारे लिटिगेशन हो गए ही हो गए, देयर इज नो डाउट। अब मटेरियल आपके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल प्रिज्म में आप अगर जाके देखोगे तो देयर इज मटेरियल लिटिगेशन विद जोस्टल वेयर 7% ऑफ इक्विटी इज एट स्टेक, दैट बिकम्स अ मटेरियल डिस्क्लोजर एंड दैट यू शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सिर्फ मटेरियल देख लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सब चलता ही रहता है, कोई प्रोसीडिंग कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, बिजनेस है तो। बाकी आई गेस मोर और लेस अगर आपको डीआरएचपी समझना है, नरेटिव समझना है, आपको चीज़ें समझना है, मोर और लेस ये पढ़ लोगे आप डीआरएचपी में, तो आपको जितनी इंस्टाग्राम पे या आपको जितनी अलग अलग जगह पे वीडियोस रील्स दिखती है वो Correct. यहीं से कवर होती है। इनफैक्ट मैं भी यहीं से बनाता अब हूँ। जैसे जो तीनों एक्सचेंजेस है वो कमेंट्स जब देते हैं, ऐसे भी जब कमेंट्स देता है, तो वो अक्रॉस ऑल सेक्शंस देता है या फिर वो रिस्क वाले में सेक्शन में ही ज़्यादा आता है? ऑल सेक्शंस, ओके, एब्सोल्युटली पूरी बुक पे, ओके। पूरी बुक पे कि हमें ये भी चाहिए, आप ये भी डालो, आप ये भी हटाओ, आप पूरी बुक पे ए टू जेड प्रॉपर ग्रिलिंग होती है। और अगर इनसाइड फैक्ट बताओ तो एनएससी ज़्यादा ग्रिलिंग करता है, ओके, वाई सो? मतलब दे आर कंसिडर्ड मोर डिलिजेंट। ओके, दो दे हैव बीन अ पार्ट, ओके। हाँ, बट दे आर मोस्टली कंसिडर्ड मोर डिलिजेंट जब भी लिस्टिंग की बात आती है, ओके। तो यस। ऑन अ ब्रॉडर थीम आई हैव सीन कि यूएस में सेम इस तरीके से बहुत सारे आईपीओज आते थे इनफैक्ट, लेकिन लास्ट कुछ सालों में यूएस में क्या होने लग गया कि नंबर ऑफ आईपीओज भी कम हो गए। इनफैक्ट कोई कोई साल तो ऐसे निकले जब नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज कम हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया उस कंपनी का। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस प्राइवेट इक्विटी ने खरीद लिया है, जो से फॉर एग्जांपल ट्विटर के साथ हुआ। सो इंडिया में भी डू सी और डू थिंक देयर विल बी अ ट्रेंड कि अभी बहुत लिस्टिंग हो रही है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब शायद ये एक साइकिल की तरह वर्क करके यहाँ पे भी लिस्टिंग कम होगी और कंपनियाँ पब्लिक होने के बजाय प्राइवेट इक्विटी रेस करना चाहेगी? वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर हम यूएस से भी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उनकी वैल्यू इज टू बिग। हम्म, हम लोग 1000 करोड़ पे लिस्ट हो रहे हैं हम्म, मेजोरिटी आई पे, अगर आप मेजोरिटी साइज निकालो इट इज स्प्रेड अक्रॉस 500, 1000, 1500। हम्म, देर आर वेरी लेस जो 15-20 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। हम्म, 5 ईयर हॉरिजन देखूँ तो आई डोंट थिंक ओके, कि कोई सैचुरेशन दिख रहा है, या अराउंड आईपीओ मार्केट अभी दिख रहा है। मार्केट साइकिल चलेगी। हाँ, मार्केट साइकिल चलेगी एंड आईपीओ हर हर साल आपके लिए कुछ नया लाएगा। मतलब आपके लिए हर साल वैल्यूएशन बदल जाएंगी, हर साल आपके लिए लिस्टिंग बदल जाएगी, हर साल आपकी सब बदल जाएगी। आईपीओ कंसेप्ट ही ऐसा है कि वहाँ वेरिएंस बहुत है। मतलब सम कंपनी कैन गिव यू, जैसे मैसगांव डॉक, इट गेव यू 3000 टाइम्स रिटर्न, बट एजीएस टेक्नोलॉजी गेव यू 98% रिटर्न, 98% नेगेटिव रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट ऑल योर वेल्थ वाज इरोडेड, राइट, बट द नॉइस वाज फॉर मैसगांव। तो हर बार आईपीओ विल थ्रो सम न्यू बॉल, कि हर साल आईपीओ का मार्केट अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो मुझे लगती है। इसलिए आई एम सो इमोशनल अबाउट, जब भी आईपीओ की बात करते हैं तो मैं इसीलिए इतना उठ के आता हूँ, एंड आई एम सो इमोशनल अबाउट दिस सेगमेंट, इसीलिए क्योंकि हर बार मुझे कुछ नया सीखने मिल जाता है। करेक्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, आपको लगता है लिक्विडिटी इंडिया में बरकरार रहेगी? रिटेल का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू लिक्विडिटी आ जाती है, डायरेक्ट रिटेल भी पार्टिसिपेट कर लेता है। सो डू यू थिंक देयर विल बी अ गुड सस्टेनेबिलिटी इन द लिक्विडिटी दैट वी प्रोवाइड टू द आईपीओस? एट फेयर वैल्यूएशंस एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली, पैसा है सही जगह पे, पैसा डल जाएगा बेसिकली। बिल्कुल डलेगा, ओके, बिल्कुल डलेगा, या नहीं डलेगा तो कहाँ डलेगा, और गेम बहुत बड़ी है। फ्यू लास्ट थिंग्स Yeah. यश, जो आपको ऑडियंस को बतानी हो फॉर आईपीओ इन्वेस्टिंग, बिकॉज बहुत लोग जिस तरीके से आईपीओ इन्वेस्ट करते हैं, दे डू इट इन ऑन अ फोमो बेसिस कि तूने अप्लाई किया मैं भी कर देता हूँ, एंड वी सी धन हमारे साथ में काम करते हैं, तो वी सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग इन फ्रॉम वन पर्सन। लोग अपना पैसा ब्लॉक कर करके अप्लाई करते हैं, 3-3, 4-4 दिन के लिए पैसा ब्लॉक रहता है। सो एनी फ्यू पॉइंटर्स यू वुड लाइक टू से कि आपको ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए? आई थिंक द एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज दैट, बट मे बी अ जिस्ट ऑफ दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। सो आई विल गिव यू सम डेटा सेट्स कि आईपीओ एज एन इन्वेस्टिंग को कैसे देखना चाहिए। सो 2020 से 2025 देयर वर अराउंड 366 कंपनीज दैट वर लिस्टेड। सिर्फ अगर लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 कंपनीज वर लिस्टेड ऑन प्रीमियम। ओके, तो लिस्टिंग गेन्स तो है, ठीक है। अगर हम देखें कि देयर इज अनदर डेटा सेट, क्योंकि अब इतना वेरिएंस ज़्यादा है तो कोई एक्चुअल डेटा सेट नहीं मिलेगा
कि मुझे यही डेटा सेट से मैं आईपीओ डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कर ही नहीं सकते, वेटेज नहीं दे सकते किसी को। उसके आसपास अगर मैं बात करूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल 366 आईपीओ सारों में अप्लाई करते हैं एंड सारों में अप्लाई करने के बाद आप लकीली आपको सारे लॉट मिल जाते हैं, तो द एनुअलाइज्ड रिटर्न कम्स आउट अराउंड 22%। ओके, तो इज आईपीओ वर्थ इन्वेस्टिंग? यस। लिस्टिंग इन? यस। लॉन्ग टर्म? यस। बट डिस्क्लेमर, you can fall into AGS or you can fall into Mezcal. उसमें भी लक सिस्टम है, यू कैन चूज, यू डोंट चूज योर कंपनी, करेक्ट, वो कंपनी आपको चूज करती है करेक्ट, अगर आप लिस्टिंग से करो तो वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये कम, मेरा फ्रेंड अप्लाई कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा उसका रिवर्स करो। अगर आपको जीएमपी लग रहा है कि मैं, क्योंकि 99% लोग जीएमपी देखेंगे और अप्लाई करेंगे, अगर आपका यही सोचना है तो आप वैसे ही चलो, आपको कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बदल सकता कि अगर मैं जीएमपी देख के अप्लाई करता हूँ, मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, मैं कितना भी इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर दूँ, अपनी, मैं 10 रील डाल चुका हूँ इसमें, कितना भी बदलने की कोशिश कर दूँ, नहीं बदलोगे आप। इनफैक्ट आई थिंक एआई की मदद से रीडिंग द डीआरएचपी और द आरएचपी इज सो इजियर नाउ। सो इजियर, बट एआई इज स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत सारी, अब आप एआई को तब समझाओगे जब आपको समझते हैं, मतलब यू कैन Of course, ऑलवेज you'll have to ask the right questions. आस्क द राइट क्वेश्चंस ना। हम्म, तो आप अगर जीएमपी देके इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप 15,000 वाले इन्वेस्टर ही रहोगे जो एक लॉट वाला है। अगर आपको बड़े स्केल पे आना है तो आपको ये थिंकिंग, Document ये लेना है। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आप कितना भी एआई का मदद लो। जो वेबसाइट्स है जो आईपीओ को ब्रेक डाउन करती है, उन पे रिलाई नहीं कर सकते। आई विल सजेस्ट 100% करो। ओके, मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते हैं, बहुत सारी एजेंसीज अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स निकालते हैं। हम लोग के पास इतने टूल्स नहीं है, उनके पास है, उनके पास टीम्स बैठी है करेक्ट, रिसर्च करने के लिए। आपको 100% उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए, अपनी एनालिटिकल स्किल्स लगानी चाहिए 100%। यू शुड रेफर टू दैट रिसर्च मटेरियल। चित्तौड़गढ़ है वन ऑफ देम व्हिच वी यूज। मतलब दैट इज फॉर रेफरिंग, बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे फंड्स अच्छी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं उस इंडस्ट्री पे या वो उस कंपनी को लेकर, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शंस देते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको 15,000 से ऊपर आना है तो। करेक्ट, 15,000 में जीएमपी ठीक है, ऑलराइट, यस। और मुझे अनफॉलो कर देना। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आईपीओ के बारे में जो भी हमें जानना था, डिस्कस करना था, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। और रादर मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया जो आपने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि कोई अगर इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहा है, उसे आईपीओ समझने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और आईपीओ एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक 20 साल पहले भी जैसे होती थी वैसे होती है, और आने वाले 20 साल बाद भी वैसे ही होगी। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स, नुआंसेस चेंज होंगे, विच विल ऑलवेज बी द केस, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग इट। इट लुक दैट आप बहुत डीपली पढ़ते हो, आप अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व होकर इसमें करते हो, सो यू नो in and out, and that was the beauty of the entire conversation. And I would also like to thank Millions again, जो एक बहुत सीमलेस ऐप चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग सिंपल रखना चाहते हैं, they can always choose to Millions. So with this, thank you so much, Yash. It was a wonderful conversation. Thank you so much. Thank you for inviting. Loved the conversation. Yeah. Thank you.